हाँ बच्चों, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंडेक्स 37 का रिवीजन। ठीक है, रिवीजन का मतलब क्या नहीं है कि ऊपरा ऊपरी बात कर ली, सारी चीजें समझेंगे और ए टू जेड क्या करेंगे, क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी सबके। सबसे पहले किसकी डेफिनेशन समझनी है? प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी जिसकी अमाउंट या टाइमिंग क्या हो, अनसर्टेन। अगर अमाउंट और टाइमिंग सर्टेन है तो फिर वो प्रोविजन नहीं है। अमाउंट या टाइमिंग दोनों में से एक चीज क्या होनी चाहिए? अनसर्टेन। जिससे मैंने प्रोडक्ट सेल किए वारंटी के, वारंटी देकर, तो कितने लोग वापस लेने आएंगे मुझे नहीं पता, तो क्या अनसर्टेन है? अनसर्टेन है अमाउंट भी और टाइमिंग भी। ठीक है ना तो मुझे अमाउंट की सर्टेनिटी है और ना ही टाइमिंग की। मेरे ऊपर एक केस चल रहा है, ठीक है, वो केस मैं हारूंगा मुझे लग रहा है, 10 लाख की अमाउंट है, लेकिन उसका वर्डिक्ट आएगा जब तक कोर्ट में जितना लंबा स्ट्रेच कर देंगे उसके बाद आएगा, तो टाइमिंग क्या पता कब आएगी उसकी। पक्का? तो अमाउंट या टाइमिंग दोनों में से कोई भी एक चीज अनसर्टेन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन। लाइबिलिटी, प्रोविजन की डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज हुआ है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये ऑब्लिगेशन कैसा हो सकता है? लीगल भी और कंस्ट्रक्टिव भी। बाद में बात करता हूँ लीगल और कंस्ट्रक्टिव पे, लेकिन लीगल भी हो सकता है और क्या हो सकता है? कंस्ट्रक्टिव भी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? लीगल का तो मतलब लॉफुली मुझे देने, बोनस देना बाकी है और एम्प्लॉय से एग्रीमेंट हो रखा है तो लीगली देने। और कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैं बोनस पिछले 10 सालों से दे रहा हूँ, तो इस बार उनको क्या है, अगर नहीं दिया तो क्या होगा? मेरा और उनका रिलेशनशिप खराब होगा, तो क्या है, अवॉइड करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। बाद में बात करते हैं इनके ऊपर पूरी। पास्ट इवेंट से अराइज होना चाहिए और सेटलमेंट जिसका किसी के थ्रू होगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो लाइबिलिटी, अगर देखो मुझे किसी को रुपए देने हैं और अमाउंट और टाइमिंग मुझे पता है, तब मैं उसको क्या बोल देता हूँ? लाइबिलिटी। ऑब्लिगेशन है उसको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट से अराइज हुआ, जैसे किसी से गुड्स खरीद लिया तो पास्ट इवेंट क्या है? पास्ट में क्या करना? परचेज करना। ठीक है, तो गुड्स खरीदा और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और जिसका सेटलमेंट किससे होगा? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज वाले। सेटलमेंट इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, जिसको सेटल करने में मेरे क्या जाएंगे? रिसोर्सेज जाएंगे। ठीक है, अब तुम्हारे डाउट लेने हैं तो लाइबिलिटी है नहीं, क्योंकि इसमें मेरे को रिसोर्सेज नहीं जाएंगे। पक्का? अब पास्ट इवेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑब्लिगेटिंग इवेंट जिसको हम क्या नहीं कर सकते? रोक नहीं सकते। पास्ट इवेंट का मतलब एक ऐसा ऑब्लिगेटिंग इवेंट कि कुछ भी कर लें हम उसको क्या नहीं कर सकते? रोक नहीं सकते। दो एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम्हें पता लगेगा कि अवॉइडेबल है या नहीं है। मेरे को कंपनी ने क्या बोला, लॉ ने क्या बोला कि ये 31 मार्च है और इस दिन तक आप क्या कर लेना, अपनी फैक्ट्री में स्मोक फिल्टर्स लगा देना। किस दिन तक? इस दिन तक। अब 31 मार्च को प्रोविजन बनाऊं या नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है मैं फैक्ट्री बंद कर दूं, हो सकता है मैं फैक्ट्री आगे लीज पर दे दूं तो वो लगाएगा स्मोक फिल्टर, तो मुझे स्मोक फिल्टर की कॉस्ट का कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि मैं अवॉइड कर सकता हूँ ना किसी भी तरह से, तो हम इसको क्या नहीं बोलते? ऑब्लिगेटिंग इवेंट। हाँ, अगर मैंने कोई गुड्स सेल किए हुए हैं और वारंटी, देखो आप मन में क्या पूछना, 99% केसेस में ये बात सही लग जाएगी। हम बिजनेस बंद कर दे तो भी ये देना पड़ेगा, तब तो क्या है जी, पास्ट इवेंट जो है वो क्या है? एग्जिस्ट करता है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट है कि हम बच नहीं सकते। और हम बंद कर दें तब भी हमें क्या है? तब हमें नहीं देना पड़ेगा, तो ये फिर ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है। ठीक है, जैसे स्मोक फिल्टर लगाना, अब मैं फैक्ट्री बंद कर दूं तो क्या होगा? स्मोक फिल्टर लगाना जरूरी थोड़ी है, तो यहाँ इसका कोई प्रोविजन नहीं बनेगा। सेकंड केस, अब मैंने यहाँ तक कर लिया काम और अभी तक स्मोक फिल्टर नहीं लगाया, अब भी कोई प्रोविजन नहीं बनाना, क्योंकि मैं बंद भी कर दूं तो स्मोक फिल्टर तो नहीं लगाना। लेकिन किसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा? फाइन्स और पेनल्टीज का। तो स्मोक फिल्टर का यहाँ भी नहीं बनाना, यहाँ भी नहीं बनाना। पेनल्टीज का यहाँ नहीं बनाना, यहाँ बनाना है। यहाँ क्यों बनाना है? क्योंकि अब मैं बंद भी कर दूं तो इतने समय जो मैंने बिना स्मोक फिल्टर लगाए काम किया है वो तो मुझे देनी ही पड़ेगी। तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट का, पास्ट इवेंट का मतलब एक ऐसा ऑब्लिगेटिंग इवेंट कि आपके पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेट नहीं है क्या करने का, उसको सेटल करने का, ठीक है, अवॉइड करने का। तो स्मोक फिल्टर को मैं अवॉइड कर सकता हूँ कैसे? मैं फैक्ट्री बंद कर दूं, फैक्ट्री किसी को लीज पे दे दूं, यहाँ पर मैंने बिना स्मोक फिल्टर लगाए काम कर लिया, लॉ इन्फ्रिंज कर लिया, तो किस चीज को अब मैं बंद भी कर दूं तो पेनल्टीज को अवॉइड नहीं कर सकता। तो स्मोक फिल्टर्स का तो इन दोनों डेट पर ही नहीं बनाना, कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है, लेकिन पेनल्टीज का यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर तो है। समझ गए फास्ट इवेंट का मतलब? तो क्या होना चाहिए? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट से अराइज होना चाहिए। पास्ट इवेंट का मतलब एक ऐसा ऑब्लिगेटिंग इवेंट कि हमारे पास सेटल करने के अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, और सेटलमेंट किससे होगा? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज से। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। देखो प्रेजेंट और पॉसिबल में एएस क्या बोलता है? न्यूमेरिकल एक क्या देता है डेफिनेशन, अगर अप टू 50% चांस है तब क्या है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और मोर देन 50% चांस है तो क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो हम एक केस को लेकर समझते हैं।
एक केस है जो मेरे ऊपर चल रहा है और मुझे इसको, मैं केस जीत जाऊंगा, मेरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन केस तो केस है। तो इस, अगर मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा है और रुपए देने के चांसेस क्या है, कम है। अगर जीतने के चांसेस ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि केस हारूंगा नहीं तो रुपए नहीं देने पड़ेंगे, तब तक उसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल। लेकिन केस के हारने के चांसेस, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, अप टू 50% तक की है। मेरे हारने के चांसेस क्या है, अप टू 50% तक है, तब मैं उसको क्या बोलता हूँ, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और जैसे ही मोर देन 50 हो जाता है तब मैं उसको क्या बोलता हूँ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और अमाउंट भी मुझे क्या है, एक मिनट, आउटफ्लो की अमाउंट जो है वो क्या है, सर्टेन है, तब मैं उसको क्या बोलूंगा, लाइबिलिटी। और अमाउंट क्या है, अनसर्टेन है, तब मैं उसको क्या बोलता हूँ, प्रोविजन। तो पहले तो बताओ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब बनेगा, when chances of outflow is more than 50%, if chances of outflow is up to 50%, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो अगर मैं, मेरे ऊपर केस चल रहा है और मेरा क्या है, इस इतने इतने में ही है, मतलब हारने का चांसेस अप टू 50% ही है, मतलब आउटफ्लो के चांसेस भी क्या है, अप टू 50%, तो वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, वो क्या शो होगा, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। उससे ज़्यादा हो गया तो फिर वो क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब उसमें जो आउटफ्लो होगा उसकी अमाउंट बिल्कुल श्योर है मुझे कि मुस्कान ने केस किया हुआ है और उसने क्या बोला है, मेरे को मेरी फीस वापस दिला दो, क्या नहीं चाहिए, जो टाइम खराब हो गया उसका कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरी फीस दिला दो जो इसने मुझे दी है। तो अमाउंट क्या है, सर्टेन है, तो फिर क्या है, लाइबिलिटी है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो और अमाउंट भी सर्टेन हो तब तो क्या हो गया, लाइबिलिटी। अमाउंट अनसर्टेन है, इसने बोला कि क्या है, जो टाइम खराब हुआ है उसका भी पैसा दिलाओ, नालायक बोल रहा है, क्या टाइम खराब कर दिया। अब बताओ अमाउंट अनसर्टेन है तो क्या होगा, वो, अरे वो क्या है, एस्टिमेट की जा सकती है, कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड, तब क्या है वो, प्रोविजन। और अमाउंट एस्टिमेट भी नहीं की जा सकती ना, तब वो मजबूरन क्या किया जाएगा, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी माना जाएगा, ताकि हम उसको एटलीस्ट डिस्क्लोज तो कर दें। तो ये एक्सट्रीमली रेयर केस में होता है कि अमाउंट एस्टिमेट ना हो पाए। पक्का। तो पहले बताओ, अगर इस तक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन हमेशा ही क्या है, जल्दी बताओ, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। इससे ऊपर हो गया तो प्रेजेंट हो गया। अब प्रेजेंट में क्या है, आउटफ्लो होगा और अमाउंट पक्का पक्का बताए तब लाइबिलिटी, अमाउंट नहीं बता तब, अगर एस्टिमेट कर सकते हो तब प्रोविजन, एस्टिमेट ही नहीं कर सकते तब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। मेरी कंपनी का कोला पीने से बहुत सारे लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब आउटफ्लो होगा पक्का पता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अमाउंट सर्टेन भी नहीं है और अनसर्टेन है और उसको एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। देखो इनकम टैक्स का केस चल रहा है तब क्या होगा, इनकम टैक्स का केस चल रहा है तब क्या होगा, एक एस्टिमेट करने का तरीका तो है, पीजीपी की इनकम ऐसे निकलती है, कैपिटल गेन की, लेकिन आदमी मर गया उनका केस चल रहा है, तो आदमी की कीमत निकालने का कोई तरीका थोड़ी है, वो तो बहुत कोर्ट ही देखती है कि आदमी क्या कितना कमाता था इसकी फैमिली पर। तो अमाउंट भी एस्टिमेट नहीं हो सकती, तो भले ही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो भी होगा, लेकिन अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकते, तब क्या बोलेंगे, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ताकि एटलीस्ट क्या हो जाए, डिस्क्लोज। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को दो पार्ट में बांटता है, पॉसिबल इज ऑलवेज कॉन्टीजेंट, प्रेजेंट मतलब मोर देन 50%, लेकिन हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि अमाउंट हमें मेजर नहीं हो सकती, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। या फिर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बनाया था, आउटफ्लो नहीं होगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मैं केस हार जाऊंगा लेकिन फिर भी मुझे पता है केस मेरे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। जैसे मुस्कान ने मेरे ऊपर केस, मैं रिलायंस हूँ, ये कोई छोटी मोटी कंपनी है, इसने मेरे पे केस कर रखा है और मेरे कोर्ट्स के जो मतलब मेरे लीगल एडवाइजर है वो क्या बोल रहे हैं, आप केस हारोगे तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन फिर भी मैं श्योर हूँ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं इसके ऊपर इतना पब्लिक मतलब प्रेशर बना दूंगा, जिस जगह पर ये किराए पर बैठी है उसका लैंडलॉर्ड मुझे जानता है, मैं अंबानी हूँ, मैं इसको बोलूंगा कि तुम्हारा वो किराए वाली जगह ही खाली करवा दूंगा मैं, नहीं तो ये केस विड्रॉ कर लो। समझ रहे हो, किसी भी तरीके से मैं अगर आउटफ्लो रोक लूंगा तो फिर क्या है, तो अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है बट आउटफ्लो नहीं होगा तो क्या है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ताकि कम से कम डिस्क्लोज तो कर दो उसको। तो कब कब
पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब अप टू 50% चांस, ऑलवेज कॉन्टीजेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मोर देन 50%। अब उस पर सारा जमेला है, कभी लाइबिलिटी, कभी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, कभी कुछ। तो मोर देन 50% पे आउटफ्लो नहीं होगा तो क्या, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। अच्छा, आउटफ्लो होगा तब जाओ अमाउंट पे, अमाउंट भी सर्टेन है तो लाइबिलिटी। मैंने किसी से कुछ खरीदा हुआ है तो मोर देन 50% का 100% चांस ही है, तो मोर देन 50 में ही है वो। आउटफ्लो भी होगा, अमाउंट भी सर्टेन, सॉरी अमाउंट भी सर्टेन है तो लाइबिलिटी। सैलरी बाकी है लाइबिलिटी, क्यों, मोर देन 50%। आउटफ्लो होगा 100% ही, और अमाउंट भी पता है। अमाउंट नहीं पता है लेकिन अनसर्टेन है, लेकिन एस्टिमेट की जा सकती है। जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, पास्ट एक्सपीरियंस से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट। इनकम टैक्स का केस बाकी है और मुझे पता है मारूंगा, चाहे वर्डिक्ट नहीं आया है, लेकिन मेरे लीगल एडवाइजर क्या बोल रहे हैं, आप हारोगे, तो आपको प्रोविजन बनाना है और अमाउंट एस्टिमेट करने का तरीका तो आई पक्का। और अमाउंट एस्टिमेट भी नहीं कर पा रहे हो तब क्या है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब कब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, जब आउटफ्लो नहीं होगा या आउटफ्लो होगा लेकिन अमाउंट अनसर्टेन है और एस्टिमेट भी नहीं कर पा रहे। जैसे कि कोई आदमी मर गया हमारे को पे, मतलब हमारी कोला पीने से, किसी भी वजह से, हमारी कंपनी की गलती से, पक्का हमारी कार में कमी थी, इस वजह से किसी आदमी की डेथ हो गई, उसका केस हम पता है हम हारेंगे, लेकिन कितना देना पड़ेगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमली रेयर केस में होता है, क्यों मारे किसी को, पक्का। और इसमें भी अगर आइडिया लग जाता है कि पास्ट में इस तरह का होता रहा है और कोर्ट्स के जजमेंट से हमें पता है, तो फिर ये जरूरी नहीं है कि क्या, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, अमाउंट अनसर्टेन। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या है, प्रोविजन और लाइबिलिटी क्या किए जाएंगे, रिकॉग्नाइज, और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या की जाएगी, डिस्क्लोज। रिकॉग्नाइज का मतलब एंट्री डलेगी और डिस्क्लोज का मतलब नोट्स में। इसका एक्सेप्शन क्या है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को डिस्क्लोज भी कब नहीं करना, जब रिमोट चांसेस हो आउटफ्लो के, और रिमोट को क्या बोलता है, अप टू 5%, अप टू 5%, इतना सही चांसेस है। अब मुस्कान, मैं फेमस आदमी हूँ और रिलायंस जैसा आदमी हूँ, रिलायंस भी क्या है, कम फेमस है, मैं ही ज्यादा फेमस, तो अब क्या है, बोलो, इसने झूठ मूठ में केस कर दिया। आज तुम मेरे पे केस करोगे तो फेमस हो गए, या अंबानी पे केस करोगे तो अंबानी पे नलायक जूता खाएगा। सुनो, तो अब लोग फेमस लोगों पर जानबूझकर केस करते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या कर दिया, केस कर दिया, उसको भी पता है केस फेक है, तो वो तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बन गया, तो उसको उन फर्जी सारे फेक केसेस की भी डिटेल दिखनी पड़ जाएगी। तो इसलिए एस क्या बोलता है कि अगर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में रिमोट चांसेस है तो क्या नहीं करना, डिस्क्लोज भी नहीं करना। इतना तक क्लियर है। अब इस पर बेस्ड हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन। अब बच्चों को कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बुक कौन सी है, डॉक्टर CA रवि अग्रवाल। ठीक है, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये बुक मुझे अच्छी क्यों लगती है, इसमें RTPs MTP स्कैनर सब जोड़ा हुआ है, प्लस स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, प्लस इसका ये बनाकर भी इन्होंने दिया हुआ है कि किस ईयर में कौन सा आया था। तो ये बुक आप नेट में फ्री में मिलती है, डाउनलोड कर लेना। एंटिटी इज अ टेलीकॉम ऑपरेटर, लेइंग ऑफ केबल अक्रॉस द वर्ल्ड इज द रिक्वायरमेंट टू इनेबल द एंटिटी टू रन इट्स बिजनेस। इनको क्या करनी पड़ती है, केबल अक्रॉस द वर्ल्ड, और केबल जब ये डालते हैं तो क्या कर देते हैं, सी वेड तोड़ देते हैं, तो सी वेड को कॉन्टेक्ट पीरियड के बाद में इनको क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर। अब बताओ क्या प्रोविजन बना है या नहीं, नेचर क्या है इसका, पहले तो बताओ, लाइबिलिटी है क्या, नहीं, क्योंकि सी वेड ठीक करने हैं तो अमाउंट तो मेरे को अभी क्या पता, एस्टिमेट ही हो सकती है। अच्छा, अवॉइड कर सकता हूँ क्या, पास्ट इवेंट, कई ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, यस, अवॉइड नहीं कर सकता, ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, क्यों, क्योंकि आज भी बंद कर दूं तो मैंने तो पाइपलाइन तो डाल दी, तो उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। मैं बंद भी कर दूं तो भी क्या है, ये वो ऑलरेडी पाइपलाइन, क्या सॉरी केबल्स तो मैंने डाल दिए, पक्का, तो मुझे उसका क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में रिस्टोर करना है। अब बताओ, मैंने अभी केबल डाल दिए ताकि मेरा टेलीकॉम का काम क्या चलता रहे, सही चलता रहे, तो रिस्टोर करना होगा या नहीं, उसको करना होगा। तो देखो, प्रोविजन को कब रिकॉर्ड करना है ये लिखना पड़ेगा आपको, जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, ये आपको भी पता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हो, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, ये इतनी इतनी डेफिनेशन तो किसकी है, लाइबिलिटी की, बोलो, लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और प्रोविजन जब उसका अमाउंट या टाइमिंग अनसर्टेन हो। देखो टाइम अनसर्टेन है तो हमें उसको किस पर लाना होता है, PV पर। अब कितने 10 साल बाद देना है, 15 साल बाद देना है, नहीं पता तो क्या होगा, फिर टाइम एस्टिमेट करेंगे तो वो PV एस्टिमेटेड हो जाएगी, तो अपने आप अमाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी,
एस्टिमेटेड हो जाएगी ना भाई, अमाउंट एस्टिमेटेड है तब तो बात ही खत्म। अमाउंट एस्टिमेटेड नहीं है, टाइम एस्टिमेटेड है तो क्या होगा, टाइम अनसर्टेन है तो क्या होगा, पीवी जब लेंगे हम तो अपनी मर्जी से ही लेंगे, 8 साल 10 साल बाद कब देने, समझ रहे हो। मान लो ये सीबेट रिस्टोर करने हैं, मेरा काम खत्म होगा तब करने हैं और मुझे नहीं पता मेरा काम कब खत्म होगा, तो फिर क्या होगा, एस्टिमेशन अपने आप ही हो गया। जब टाइम का एस्टिमेशन हो गया तो अमाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एस्टिमेट। तो रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट। तो प्रोविजन कब कब रिकॉर्ड करते मतलब रिकॉग्नाइज करना है, जब इसकी तीनों बातें पूरी हो जाए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज और रिलायबल एस्टिमेट। ये लिखनी है तीनों बातें, 3 बार अभी वीडियो रोक के अभी की अभी याद कर लो तीनों बातों को, अदरवाइज आपके नंबर नहीं आएंगे, आप चाहे कुछ भी बोलते रहोगे, हमें पता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, प्रोविजन को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। क्यों करना है, बिकॉज एंटिटीज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर द सीबेड। अब कितना, ये भी लिखना पड़ेगा। मोरओवर द अमाउंट ऑफ प्रोविजन वुड डिपेंड टू द एक्सटेंट ऑफ ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द ऑब्लिगेटिंग इवेंट। ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है, लेइंग ऑफ केबल। तो अब मान लो कि आपका टारगेट है इतने एरिया में केबल डालने का, लेकिन अभी आपने इतने में डाली है, इसमें नहीं डाली है, तो इसी का क्या बनाओगे, प्रोविजन। आज बंद कर दो तो इसी के सी बेड को क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर। तो क्या कह रहा है, मोर ओवर अमाउंट किस पर डिपेंड करेगी, एक्सटेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। और ऑब्लिगेशन का एक्सटेंट कितना है, टू द एक्सटेंट केबल्स हैव बीन लेड डाउन, जितनी केबल्स क्या कर दिया आपने, लेट मतलब डाल दिया, उसी का ही क्या है, प्रोविजन बनाओ आपका। समझ रहे हो क्या, वोडाफोन है तो उसका चलता ही रहता है काम, जगह 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 केबल डालने का, लेकिन जितनी डाली है उन्हीं का ही क्या बनाना है, प्रोविजन। देखो ये बोल लिया कि आप इसको लीज पर दे दो तो आप इस ऑब्लिगेशन से बच जाओगे। मैंने बोला था कि आप बस क्या सोचो मन में कि बंद कर दें, आज भी मैं काम बंद कर दूं तो जितना मैंने लाइनें डाल दी उतना तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। अब मैं लीज पर दे दूं तो सामने वाला मुझे रेंट देगा, किस बात का, अपनी केबल यूज करने का, लेकिन रिस्टोरेशन लाइबिलिटी उस पर शिफ्ट थोड़ी हो जाएगी, वो तो मुझे ही देनी है, वो तो क्या करनी है, मुझे ही देनी है। अब बच्चों हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, फोर्थ। अब मैन्युफैक्चरर गिव्स वारंटीज, वारंटी देता है वो क्या, एट द टाइम ऑफ सेल। उसके बाद में रेमेडी कर देंगे हम, रिपेयर रिप्लेसमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स जो भी आएंगे, कितने साल के अंदर, 3 साल के अंदर। और ये मेरा फर्स्ट ईयर है दैट वारंटी इज मेड अवेलेबल, तो मेरे पास कोई डेटा नहीं है पिछले साल का कि कितने परसेंट प्रोडक्ट मेरे क्या आएंगे, वापस आएंगे। लेकिन इंडस्ट्री की रिसर्च सजेस्ट करती है कि क्लेम आएगी, क्लेम इज फोर्थ कमिंग। शुड द मैन्युफैक्चर रिकॉग्नाइज द प्रोविजन। अब बताओ, जो प्रोडक्ट मैं आईफोन हूँ मैंने आज तक बेच दिए, अब मैं बंद भी कर दूं तो उन प्रोडक्ट्स की वारंटी क्लेम तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, सेटल करनी पड़ेगी। अब अमाउंट नहीं पता है तो क्या ये कह रहा है कि अमाउंट तो आती तो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि आप प्रोविजन से बच जाओगे। हैंस द मैन्युफैक्चरर एज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है, पास्ट इवेंट कौन सा, कि हमने प्रोडक्ट सेल कर दिए, तो अब क्या है, पास्ट इवेंट से हमारा क्या आ रहा है, ये तीनों बातें लिखनी पड़ेगी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट से आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा और रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। इफ अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड तो प्रोविजन कैन बी मेजर्ड रिलायबली, पास्ट डेटा कैन ये तो नीचे वाले पे आ गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द settlement will be required will be determined by considering the class of obligation warranties as a whole। as a whole का मतलब क्या है, 100 प्रोडक्ट मान लो 500 प्रोडक्ट बेचे हैं, अब एक एक प्रोडक्ट में नहीं निकल सकता आपका कि एक में कैसे पता लगेगा कितना आएगा, लेकिन 500 प्रोडक्ट में आप आइडिया लगा सकते हो कि 10 प्रोडक्ट रिप्लेस करने पड़ेंगे। इन अकॉर्डेंस विद पैरा दिस, इट इज मोर लाइकली then it is more likely than less likely that a future sacrifice will be required to settle the, मतलब more likely का मतलब, मैं ये लैंग्वेज इनकी ऐसे लिखी हुई है, मैंने आपको क्या बोल दिया, more than 50%, तो मुझे चाहिए होगा, तो मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए या नहीं, यस बनाना चाहिए। सेकंड केस में ये कहता है कि assume firm is not operating its warranty for has now है been operating its warranty for 5 years, 5 सालों से है, और माइनर डिफेक्ट आ गई तो रिपेयर कॉस्ट कितनी लगेगी, 20 lakhs, और मेजर डिफेक्ट्स आ गई तो कितनी लगेगी, 50%। और पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है, 80% में तो डिफेक्ट ही नहीं आती, 15% में माइनर आती है और 5% में क्या आती है, मेजर। तो अब बताओ क्या होगा, तो अब तो प्रोबेबिलिटी बेस लगा दो, 80% नील 20 lakhs पर और 5 lakhs पर ही है, तो ये सिंपल है पक्का। और ऊपर वाले का भी आंसर क्या दोगे कि बनाना तो पड़ेगा। हाँ बच्चों, अब हम आगे एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पर इंड एस 37 नहीं लगेगा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जब दोनों ही पार्टीज ने, नीदर पार्टी हैज परफॉर्म्ड इट्स ऑब्लिगेशन, कुछ भी नहीं किया, और बोथ या फिर दोनों पार्टीज ने इक्वल एक्सटेंट तक कर लिया है। इसका मतलब समझना, मैंने बात कर ली अपने एम्प्लॉय से कि अगले 5 साल तक तुम्हें नहीं हटाएंगे, ठीक है, और उसके क्या 5 साल की सैलरी का प्रोविजन बनाओ, और हटा भी दिया तो हम तुम्हें पैसे देंगे, ठीक है। मैंने रेंट एग्रीमेंट कर रखे हैं अगले 5 साल के,
अब मैं छोड़ भी दूंगा तो मुझे अगले 5 साल के किराए देने पड़ेंगे। मैं सीए टायर हूँ, मैंने आईपीएल से कॉन्टेक्ट कर रखा है कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आपको बोलना ही बोलना है अगले 3 सीजन में। अगर आप नहीं, मतलब आपको बोलना ही बोलना है और हम आपको रुपए देंगे। अब सीए टायर बंद भी हो जाए तो मुझे किसके, आईपीएल के पैसे देने होंगे, क्योंकि उनसे बात हो रखी है अगले 3 साल में वो तो बोलेगा और मुझे उसके रुपए देने होंगे। ठीक है, अब मैं सीए टायर बंद भी हो जाए तो भी लीज एग्रीमेंट जो हो गए वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। आज समर्थ बंद भी हो जाए, मेरा 5 साल का लीज एग्रीमेंट है इस बिल्डिंग का, तो वो मुझे देना ही होगा। तो ऐसे तो इन सब का क्या बन जाएगा, प्रोविजन। लेकिन ये एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी का मतलब अगले 5 साल में वो भी तो मुझे बिल्डिंग अवेलेबल थोड़ी करवा दी उसने। दोनों ही पार्टीज ने अपना कुछ भी, ये तो सिर्फ कमिटमेंट हुए हम दोनों के, दोनों पार्टीज के अपना ऑब्लिगेशन क्या है। बाकी सीए टायर ने बोला है कि अगले 3 साल तुम बोलना स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से पहले सीए टायर्स बोलना, तो आईपीएल को रुपए देंगे। तो आईपीएल का भी तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बोलना बाकी है। तो दोनों ही पार्टीज के अपने अपने ऑब्लिगेशन क्या है, बाकी है। यह एग्रीमेंट 5 साल का था, 1 साल निकल चुका है, तो एक ने बोल दिया और उसने एक ने रुपए दे दिए। तो बोथ पार्टीज ने इक्वल इक्वल एक्सटेंट का तो पूरा कर दिया, बाकी 5 साल में से 1 साल का तो पूरा हो गया, 4 साल का क्या है बाकी है। ऐसे तो जैसे ही आप फॉर्म कमिटमेंट करोगे तो तुरंत क्या बन जाएगा, आपका प्रोविजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जहां कमिटमेंट कर दिया, जेके टायर्स ने किसको, टाटा मोटर्स ने जेके टायर्स को बोला कि अगले 5 साल तक टायर तुमसे ही खरीदेंगे। कितने रुपए पे खरीदेंगे, 10 रुपीज पर यूनिट। टाटा मोटर्स क्या चाहता है, अनइंटरप्टेड डिलीवरी चाहता है, किससे, टायर्स की, ताकि हमारा प्रोडक्शन इंटरप्ट ना हो। तो उसने जेके टायर से बात कर ली। अब टाटा मोटर्स अब बंद भी कर दे तो भी उसने जेके टायर को, क्योंकि जेके टायर उसके कहने से इन्वेस्ट किया, आगे प्लांट लगाया उसने और टायर बनाया, रबर खरीदा, तो उसको वो रुपए देने ही पड़ेंगे। लेकिन अभी टाटा मोटर्स प्रोविजन बनाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास टायर भी तो नहीं आया। नीदर पार्टी हैज परफॉर्म्ड इट्स ऑब्लिगेशन। ऐसे तो जहां कमिटमेंट है वहीं फिर क्या बन जाएगा, प्रोविजन। तो बोला एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लगाना, लेकिन कब लगाना है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, ऑनरेस हो जाए। ऑनरेस होने का मतलब क्या है, बर्डनसम, जिसकी कॉस्ट क्या हो, ज्यादा हो और बेनिफिट्स क्या हो, कम हो। तो जितना आपको लॉस है उतने का प्रोविजन बनाना है। अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, वो हमें करने। एंटिटी एक्स वाई जेड एंटर्ड इनटू, ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। मुझे 1000 टीवी सेट्स बेचने हैं 2 मिलियंस पे। मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ है, मुझे 1000 टीवी सेट्स बेचने हैं कितने पे, 2 मिलियंस। लेकिन अब मेरी टीवी सेट्स की इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ गई, जिससे मुझे लग रहा है कि इसकी कॉस्ट ही कितनी होगी, 2.5। तो अभी ये क्या था, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट था, कि ना सामने वाले ने मुझे कुछ दिया ना मैंने उसको टीवी सेट दी। लेकिन अब ये ऑनरेस हो गया। क्यों ऑनरेस हो गया, मिलेंगे 2 मिलियंस और लगेंगे कितने, 2.5। और पेनल्टी अगर नॉन परफॉर्मेंस की देखी जाए, तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं तो कितना देना पड़ेगा, 0.25। तो मैं प्रोविजन ऐसे बनाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट का लॉस और पेनल्टी विच एवर इज लोअर। क्योंकि मैं क्यों कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा, 2.5 मिलियन मेरी कॉस्ट लगेगी और टीवी का सेल प्राइस आएगा 2, तो मुझे कितना लॉस हो जाएगा, 0.5 मिलियन। बजाय उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं तो वो मुझसे कितनी पेनल्टी लेगा, 0.25। तो प्रोविजन किसका बनाऊंगा, 0.25। पक्का, तो ये कहानियां लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इन विच अनअवॉइडेबल कॉस्ट exceeds the economic benefits expected to be received from it। अब मैंने तो लिख दिया cost is greater than benefits। आप इतना सा लिख के आ जाओ cost is greater than benefit, तो वापस आओगे। रिवीजन वीडियो से काम नहीं चलेगा, इनके आंसर्स को क्या करना पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा। HVCL लिमिटेड, ये भी ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट है, मैन्युफैक्चर्स हैवी इक्विपमेंट्स फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ऑर्डर आया था 90 इक्विपमेंट्स का और यूनिट प्राइस कितने की थी, तो 190 लैक्स पर मुझे एक यूनिट बेचनी थी। और कितने यूनिट्स का ऑर्डर था, 90 के। 64 तो मैं बेच चुका, उसका तो जो होना था वो हो गया। 5 अभी मेरे पास बनी पड़ी है, कितनी हो गई, 64 तो मैं बेच चुका, 5 पड़ी है 69, और वैल्यू कितनी अभी भी कितनी रह गई, 21 रह गई। 90 में से 69 गए तो कितने रह गए, 21। तो 5 तो मेरे पास बनी पड़ी है, बट उसका सेल प्राइस मुझे क्या मिलेगा, कम। तो उसको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन रिस्क है, इसलिए उसने क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू किया हुआ है, एनआरवी पे। अब मान लो कि मेरे को 190 मिलेगा और उसकी कॉस्ट कितनी लगी हुई है, जो बनी पड़ी यूनिट्स, जो यूनिट बन गई उनकी कॉस्ट तो लगेगी, वो 5 यूनिट, तो उनकी कॉस्ट मान लो 195 है और मुझे मिलेगा कितना, 190। तो ये कह रहा है कि ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें लॉस होगा, इसलिए इसको कितने पर वैल्यू किया मैंने, 190 पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उसने उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू किया, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। अब आता है आगे वाली यूनिट। आगे वाली यूनिट क्या है, कितनी रह गई, 21 यूनिट्स। उनका क्या है, ये कह रहा है आगे ये लग जाएगा फलाना ढिमकाना, प्लस क्या है, मिलेगा कितना उससे, बोलो, 190 लैक्स। तो ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग यूनिट्स है उसका मैनेजमेंट क्या देख रहा है, कि मटेरियल कॉस्ट जोड़ूंगा, लेबर कॉस्ट जोड़ूंगा, मटेरियल ओवरहेड जोड़ूंगा, और इन सबको जोड़ूंगा तो कितने लग जाएंगे, 199। मटेरियल कॉस्ट, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड।
लेकिन मैनेजमेंट इसकी कॉस्ट निकालते समय क्या नहीं ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का या इंटरेस्ट जो फाइनेंस चार्ज ओवरऑल लग रहा है, R&D एक्सपेंस लग रहे हैं, सेल्स ओवरहेड जो पीरियड की कॉस्ट मान रहा है उनको, तो इनकी कॉस्ट निकालने में क्या नहीं जोड़ रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फाइनेंस चार्ज, और ये जुड़ने भी नहीं चाहिए। गिने चुने क्वेश्चन है जहाँ पर क्या है मैनेजमेंट सही होता है, वो पूछता आपसे बाद में कि मैनेजमेंट सही है गलत, तो गिने चुने क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है कि यहाँ मैनेजमेंट सही है, तो ये उसको पीरियड कॉस्ट मान रहा है ना कि प्रोडक्ट की कॉस्ट मान रहा है। पीरियड का मतलब ये साल का खर्चा है, और ऑब्वियस सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे साल के हैं, वो प्रोडक्ट के नहीं है। और ये सब क्या है आगे लगेंगे किसको पूरा करने में, 21 यूनिट्स में, और उसके हिसाब से उसने 199 लैक्स बताया, और सेलिंग प्राइस कितना आया 190, तो पर यूनिट आगे लॉस कितना आएगा 9, और ये क्या हो गया इतना। तो इस इतने का मैनेजमेंट क्या बनाना चाहता है, प्रोविजन। क्यों बना रहा है, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है, आगे पूरा करना है, हमने कुछ नहीं किया उसने कुछ नहीं किया, लेकिन ऑनरेस है। क्यों ऑनरेस है, 199 लगेंगे 190, तो मैनेजमेंट कंप्लीटली क्या है, सही है बेचारा। तो आपको क्या लिखना है, सारा सारा HVCL has correctly measured the cost for creation of provision of onerous contract by considering material cost, ये ठीक है। फर्दर ये भी करेक्ट है कि पीरियड कॉस्ट क्या है, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट में नहीं ली जाएगी। और उससे ऊपर ये कहानियां लिखना सारी की सारी कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, कॉस्ट ऑफ मीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट किससे ज्यादा होने लग जाए, इकोनॉमिक बेनिफिट से, तब क्या होता है ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। और कॉस्ट का मतलब अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इसमें क्या क्या आएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को करने की वजह से लगेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं होती। और बाकी कॉस्ट जो इस अकेले पे नहीं लगेगी लेकिन लगेगी इसके लिए भी, जैसे मेरे पास क्या है PP है, उसका कोई डैप लगेगा तो इसको भी तो पूरा करने में लगेगा। एक क्रेन है मान लो, उसका कुछ समय 3-4 महीने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी लगेगा। कोई और इक्विपमेंट है 3-4 महीने इसके लिए भी लगेगा, तो उसका डैप भी क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो है ही। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट ये सब क्या है, तब भी लगनी लगनी है, वो पीरियड कॉस्ट। तो बेचारा मैनेजमेंट हर तरह से क्या है, सही है। अब एक ऑनेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का और है, सन लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया बाइंडिंग एग्रीमेंट मूल लिमिटेड का कि उससे एक मशीन खरीदेंगे हम, कितने रुपए की, 4 लाख। लेकिन जब मशीन आएगी उससे पहले ही हमने अपना मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या कर लिया, चेंज कर लिया, और नए मेथड में वो मशीन की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसकी वैल्यू भी क्या है, नील है। तो असेट अभी तक येट टू बी डिलीवर्ड है, तो बताओ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करें या नहीं। ये कॉन्टीजेंट, ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है, वो मशीन देगा मैं पैसे दूंगा, लेकिन क्या है मशीन आती मैं उसका बेनिफिट लेता, तब तो क्या होता ऑनरेस नहीं होता। लेकिन अब बेनिफिट है ही नहीं, इसको क्या करना है, हटा देना है भाई। पहले मैंने तो क्या ऐड कर दिया, स्मार्ट बोर्ड ऐड ऑर्डर कर दिया, अब वो आएगा, लेकिन अब मैं पढ़ाई किससे रहा हूँ, आईपैड से, तो स्मार्ट बोर्ड क्या है आएगा। और अब एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए, 4 लाख का आएगा और बिक जाएगा वो 3 लाख में, तो प्रोविजन कितने का बनाना चाहिए, जो लॉस होने वाले। लेकिन ये कह रहा है कि उसकी स्क्रैप वैल्यू नील है, पता नहीं ऐसी क्या चीज है, जैसे आएगी बस भस्म हो जाएगी। तो कितने का प्रोविजन बनाना है, 4 lakhs का। हमारे काम का नहीं है, किसी के भी काम का नहीं है, तो प्रोविजन कितने का बनाओ, 4 lakhs का। लेकिन अगर दे देता कि उससे कुछ मिल जाता तो क्या होता, उतना कम करके बचे हुए का प्रोविजन। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, क्योंकि वो मशीन देगा मेरे को, दोनों ने अभी कुछ नहीं किया बस बात की है, तो मैं इसका प्रोविजन कब बनाऊंगा, जब ये क्या हो ऑनेस्ट हो जाए। और ऑनेस्ट क्यों हो गया, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन का मेथड चेंज कर दिया, अब ये मेरे काम का नहीं है, तो कॉस्ट ही कॉस्ट है इसमें। इसने एंट्री और डाली हुई है बच्चों इस क्वेश्चन में, ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन बनाया, एक्सपेंस डेबिट हो गया टू प्रोविजन, ठीक है। और फिर उस एक्सपेंस को कहाँ डाल दिया, P&L में। बताओ, कभी कुछ कर लेते हैं कभी कुछ। कॉन्टीजेंट एसेट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक। कॉन्टीजेंट एसेट का मतलब क्या है, पॉसिबल एसेट जिसका होना ना होना किस पर डिपेंड करता है, फ्यूचर के इवेंट्स पर जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब पॉसिबल एसेट के बारे में एस प्रूडेंट है, अगर अप टू 50%, जैसे मैंने उल्टा केस कर दिया कि तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, बताओ पक्का। तो मान लो कि मेरा मतलब मेरी कंपनी है, किसी ने मुझे डिफेम किया, मेरा पेटेंट इन्फ्रिंज किया, कुछ भी, इस वजह से मैंने उस पर क्या कर दिया, केस। तो अगर मुझे लग रहा है कि मैं जीतूंगा, बट कितना लग रहा है, अप टू 50% तक, तो कुछ भी नहीं करना। कॉन्टीजेंट एसेट का मतलब क्या है, पॉसिबल एसेट, कुछ भी नहीं करना। जब प्रोबेबल होने लग जाएगी आप जीतोगे। प्रोबेबल हम कब बोलते हैं, जब मोर देन 50 हो जाए, तो सिर्फ डिस्क्लोज करो। लाइबिलिटी के केस में तो इससे ऊपर होते ही हम क्या करने लग जाते हैं, रिकॉग्नाइज। लेकिन डिस्क्लोज करो। और जब वर्चुअली सर्टेन हो जाए, वर्चुअली सर्टेन का मतलब 100% श्योरिटी होगी है कि हम जीत गए हैं, तब ये इट इज नो मोर कॉन्टीजेंट एसेट, तब तो ये क्या है, एसेट है, तब इसको क्या करो, रिकॉग्नाइज करो। तो अप टू 50% तक डिस्क्लोजर भी नहीं चाहिए। प्रोबेबल बोलते हैं मोर देन 50% को, तो फिर क्या कर दो, डिस्क्लोज। और वर्चुअली सर्टेन हो जाए तो क्या कर दो, एसेट रिकॉर्ड कर लो, पक्का। अब हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन। Question number 2. A company manufacturing and supplying process control equipment
इज एंटाइटल टू ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है कि हमने कोई ड्यूटी व्यूटी गवर्नमेंट को पे करी है, वो हमें वापस मिल जाएगी अगर इसका टर्नओवर इससे ज़्यादा हो गया तो। लेकिन शर्त क्या है, 15 दिनों में टर्नओवर मीट होते ही मुझे क्या करना है, एप्लीकेशन देनी है। अगर एप्लीकेशन 15 दिनों में नहीं दी तो फिर ड्यूटी ड्रॉबैक की पावर किसके पास आ जाएगी, डिपार्टमेंट के पास। डिस्क्रिशनरी है, फिर उसकी इच्छा है तो। टर्नओवर इससे ज़्यादा हुआ, 15 दिनों में अप्लाई कर दिया तब तो मिल जाएगी। अब इससे ज़्यादा हुआ और 15 दिन मिस कर दिए तब फिर गवर्नमेंट के ऊपर है, डिपार्टमेंट के ऊपर। फॉर द ईयर एंडेड द कंपनी एक्सीडेड द टर्नओवर बाय द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक की उसने क्लेम किसके साथ, द एप्लीकेशन फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक इज फाइल्ड ऑन दिस डेट विच इज आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 15 days। ड्यूटी ड्रॉबैक हैज बीन क्रिएटेड, मिल तो चुका है मुझे कब तक, जून तक, और अकाउंट कब फाइल कर रहा हूँ, जुलाई तक। तो जून में मुझे मिल गया, लेकिन मैंने 31 मार्च को क्या पोजीशन थी, 31 मार्च तक तो ये क्या है, नहीं था ना, कि मैंने क्लेम फाइल ही नहीं की हुई थी, तो ये सिर्फ क्या है, कॉन्टिंजेंट असेट है। कौन से साल में रिकॉर्ड करना चाहिए इसको, इस दिन ही रिकॉर्ड करना चाहिए ना, तो 2-3 में ही लाना चाहिए। सिंस द क्लेम वाज एक्रूड ओनली आफ्टर फाइलिंग द एप्लीकेशन इट्स एक्रूअल विल बी कंसीडर्ड इन 2-3। जब तक एप्लीकेशन नहीं फाइल करी तो आप क्लेम को एक्रू कैसे मान सकते हो, तो इसको कब एसेट बनाना है, 2-3 में, ठीक है। और 1-2 में क्या है, कॉन्टिंजेंट एसेट, पक्का। वर्चुअली सर्टेन हुआ ही कब था, 2-3 में हुआ था, तो वर्चुअली सर्टेन कब हुआ था, 2-3 में। In accordance with the above, duty drawback created was contingent asset for this year, should be recognized an asset and related income किस साल में, 2-3, पक्का। XYZ Limited offers 6 month warranty on its small to medium size। वारंटी का प्रोविजन बनाना ही बनाना है, क्यों बनाना होता है, क्योंकि आपके लिए अनअवॉइडेबल ऑब्लिगेशन which can be put to use by the customer with no installation support। तो कोई मीडियम साइज इक्विपमेंट बनाते हैं जो कस्टमर बिना अपने आप से इंस्टॉल कर लेता है, उसकी हमें वारंटी दे रखी है 6 मंथ्स की, ठीक है। वारंटी किसके साथ ही आती है, इक्विपमेंट के साथ, अलग से हम कोई चार्ज उसका नहीं ले रहे। अलग से चार्ज लेते हैं तो रेवेन्यू वाला स्टैंडर्ड की वीडियो देखना, उसमें पता होगा कि उसको सेपरेट फिर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाते हैं, वारंटी अलग और ये अलग। लेकिन अगर वारंटी का प्रोडक्ट की इनबिल्ट वारंटी है, अलग से कोई चार्ज नहीं है, तो फिर एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो इंड AS 37 डील करेगा। कितने पर, रेवेन्यू वाले के बाद ये वाली लाइन समझ में आएगी। जीपी मार्जिन कितना है मेरा, 40%। XYZ ने प्रोविजन बनाया 30,000 का, और वो कितना है, 1% ऑफ जीपी मार्जिन ऑन सेल ऑफ दिस इक्विपमेंट which is approximately 1% of GP margin. Based on the past experience, 1% of equipment sold have been returned during the warranty period। फॉल्टी प्रोडक्ट जब रिटर्न होते हैं तो उनको हम वापस क्या कर देते हैं, स्क्रैप कर देते हैं, और सेल वैल्यू पूरी की पूरी रिफंड करनी पड़ती है। अब आप मुझे बताओ, मेरे को 100 रुपये का मैंने बनाया, 150 में बेचा, तो मुझे वापस कितना देना पड़ेगा, अगर आ गया तो 150 देना पड़ेगा। लेकिन मैं प्रोविजन कितने का बना रहा हूँ, 50 रुपये का ही, ये सही नहीं है। जीपी मार्जिन का 1% बना रहा हूँ, जबकि क्या है, बनाना किसका चाहिए, सेल्स वैल्यू का 1%। तो जीपी मार्जिन, जीपी कितना है, 30,000, इससे 1% को ग्रोस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 40% ग्रोस मार्जिन है। एनुअल सेल्स कितनी आ गई, 30 लैक्स। 30,000 क्या है बच्चों, 1% ऑफ जीपी है, तो इसको ग्रोस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 30 लैक्स। ये क्या आ जाएगा, टोटल जीपी। और 30 लैक्स अपने आप में कितना है, जीपी मार्जिन 40%, तो इससे क्या आ जाएगी, सेल्स। तो मुझे कितना प्रोविजन बनाना चाहिए, 75 लैक्स की टोटल सेल आ गई। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें, 30,000 अपने आप में क्या है, 1% ऑफ जीपी, तो इसको ग्रोस करूंगा तो पहले क्या आ जाएगा, टोटल जीपी, और फिर वो अपने आप में 40% मार्जिन रखता है, तो इससे क्या आ जाएगी, सेल्स। अब इसने हाफ क्यों कर दी सेल्स, 6 इवनली मान के कि लास्ट के 6 महीनों का वारंटी पीरियड बाकी होगा, बोलो। 6 मंथ्स की वारंटी देते हैं तो लास्ट 6 मंथ्स की वारंटी पीरियड क्या होगा, बाकी होगा। तो इसलिए इसने सेल्स को क्या कर दिया, पहले हाफ, फिर उसका 1% प्रोविजन बनाना है। तो कितना बनाना है, 37,500। 37,500 का बनाना है, जबकि आपके बना कितना हुआ है, 30,000, तो 75। हाफ क्यों किया है, जो प्रोडक्ट इस पीरियड में सेल हो गए उनका वारंटी पीरियड ही क्या होगा,
एक्सपायर हो गया, तो उनका तो क्लेम आएगा ही नहीं। जो लास्ट के 6 महीनों की सेल बाकी है उन्हीं की वारंटी क्लेम बनानी पड़ेगी। जो इस पीरियड में थे या तो वो क्लेम ले गए, अब आगे तो नहीं लेने आएंगे, तो इसलिए पहले क्या किया, हाफ। अब अगला क्वेश्चन इसने क्या पूछा, सेल तो इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि इवनली है, लेकिन वारंटी पीरियड कितना है, 2 साल है इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स। तब क्या होगा, हाफ नहीं करूंगा, पूरे पर बनाऊंगा, क्योंकि पूरे साल की सेल का वारंटी पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है। तो 75,000 में से 30 45। अब दूसरी बात क्या है, अगर प्रोविजन या लाइबिलिटी का सेटलमेंट का अमाउंट कब है, 1 साल के बाद, तो आपको जो 1 साल के बाद वाला है उसको क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट करना पड़ता है। तो डिस्काउंट रेट लेनी है, प्री टैक्स लेनी है, जो इस लाइबिलिटी के स्पेसिफिक रेट हो, ये सब बता दिया, लेकिन डिस्काउंट रेट नहीं दिया, तो मैं अब कुछ कर नहीं सकता, बस मैं थ्योरी लिख दूंगा कि क्या है, मुझे डिस्काउंटिंग करना है और डिस्काउंटिंग के लिए रेट कौन सी लेनी है। इस तरह की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए मेरे को अगर कहीं और से लोन लेना पड़ता तो कितना होता। तो इस स्पेसिफिक लाइबिलिटी की डिस्चार्ज के हिसाब, मतलब मैं बैंक के पास जाता कि वारंटी क्लेम के पैसे नहीं आप दे दो, तो वो कितने रेट पर देता है, और वो रेट कौन सी लेनी है, प्री टैक्स। क्यों, क्योंकि प्रोविजन के बाद टैक्स एक्सपेंस लगता है, तो अभी आप टैक्स को नेट कर दोगे तो फिर दोबारा टैक्स लग जाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टार्ट 7th। ड्यूरिंग द ईयर QA लिमिटेड डिलीवर्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट टू कस्टमर के। मैं QA हूँ, मैंने के को गुड्स बेचा, प्रोडक्ट फॉल्टी निकला और 1 अक्टूबर को के ने मेरे ऊपर क्या कर दिया, लीगल एक्शन ले लिया, ठीक है, और वो डैमेज मांग रहा है। और QA को क्या पता लगा कि मेरे वजह से गलती नहीं थी, गलती किसकी वजह से थी, एफ की। एफ से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था, वो गलत था, इसलिए तो मैं काउंटर किस पे कर दिया केस, एफ पर। तो मैंने कर दिया एफ पर और के ने किस पर कर दिया, मेरे पे। मैं क्यों हूँ, के ने मेरे पे केस कर रखा है और मैंने क्या कर रखा है, एफ। QA लिमिटेड ने एस्टिमेट किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बोथ लीगल एक्शंस इज वेरी हाई। तो मैं भी केस जीत जाऊंगा और के भी जीत जाएगा, तो मुझे के को देना पड़ेगा, और आगे किससे मिल जाएगा, एफ से। उन 1 अक्टूबर QA लिमिटेड ने एस्टिमेट किया कि डैमेज में मुझे के को कितना देना पड़ेगा, 5 करोड़, और 5.2 करोड़ हो गया 31 मार्च को, और 15 मई को कितना हो गया, इतना, और इवेंचुअली सेटल जब हुआ 1 जून को तो कितना हो गया, 5.3। अब पहले तो मेरी बात को सुन लो अच्छे से, मैं केस हारूंगा, उसके चांसेस हाई है, तो मोर देन 50 है, तो उसका तो क्या बनाऊंगा, प्रोविजन, अमाउंट देख लेंगे कौन सी लेनी। बट मैं सामने से जीतूंगा, वो कॉन्टीजेंट एसेट है, हाई होने से होगा या वर्चुअली सेटल होने से होगा, तो वहाँ चांसेस मोर देन 50% है, तो आप क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो, बट वो वर्चुअली सेटल नहीं हुए। तो ये तो मैं पढ़ ही नहीं रहा कि मुझे कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, आगे चांसेस क्या होंगे। while whether the company is required to make provision for claim to के, yes, if yes please, इतनी रिक्वेस्ट कौन करती, गिव द रेशनल फॉर योर सेम, क्या प्रोविजन बनाना है, अगर बनाना है तो आप क्या करो, उसका रीजन दो, रेशनल मतलब रीजन दो, और अगर आंसर पहले का यस है तो एंट्री की अमाउंट बता दो। बताओ, MCQ आ गया बीच में, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्शन ऑफ QA अगेंस्ट सप्लायर एफ एज पर द एप्लीकेबल, और एफ के अगेंस्ट क्या होगा, तो पहले तो तीसरे का बता दो, एफ वाला क्या है, वर्चुअली सर्टेन है या नहीं है, नहीं है, इट विल बी कंसीडर्ड एज, देखो, नॉन कॉन्क्रीट एविडेंस व्हिच मेक्स द इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन, हेंस इट विल बी कंसीडर्ड एज कॉन्टिजेंट एसेट। अब अकाउंट्स कब अप्रूव हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड बाय 26 अप्रैल। तो ये पक्का है कि अगर 31 मार्च को प्रोविजन बना रहा हूँ और अप्रूवल वाले टाइम तक कुछ चेंज आता है, तो मैं उसको इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट को कंसीडर करूंगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, स्टार्टिंग में कितने का सोचा था, 5 करोड़ लगेगा, के को देना पड़ेगा, ईयर एंड पे इतना हो गया, 15 मई को कितना हो गया, 5.25। 15 मई तो है ही किसके बाद, तो वो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही नहीं है। 26 मई तक कुछ होता तो मैं उसको पक्का पक्का मेरे अमाउंट में एस्टिमेट में कंसीडर करता, और इवेंचुअली सेटल तो, और भी तो ये तो मुझे पता ही नहीं। तो जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए हैं तब तक का मेरा बेस्ट एस्टिमेट क्या है, 5.2 CR 31 मार्च वाला, हाँ 26 अप्रैल तक के मैं कंसीडर करता, तो कितने का बनाना पड़ेगा मुझे, 5.2 CR पक्का। क्वेश्चन 9, एक्स शिपिंग कंपनी को लोग ने बोला हुआ है कि आप वंस इन 3 इयर्स अपने शिप को क्या करेंगे, ओवरऑल मतलब मेंटेन करवाएंगे, उसका खर्चा वर्चा लगेगा 3 सालों में ठीक करने का। कंपनी की फाइनेंस टीम क्या चाहती है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या हो, मैच हो, तो जो भी तीसरे साल खर्चा लगेगा उसको ओवर द पीरियड क्या करें, पहले दूसरे तीसरे में स्प्रेड कर दें। उसके लिए उन्होंने क्या है, कोई रेट वेट निकाली हुई है कि इस हिसाब से देख लें कि पहले साल जितने, मतलब 1 घंटे का इतना, मतलब मान लो 3 साल बाद क्या लगेगा, 3 लाख रुपया,
तो हर साल का हो गया। उसकी बजाय उन्होंने कैसे निकाली, 3 साल में चलेगा कितना, उसके हिसाब से पर आवर की रेट वेट निकाली उन्होंने, ठीक है। अब वो प्रोविजन बनाना चाहते हैं ओवर द पीरियड। इज द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ शिपिंग इज कंपनी इज करेक्ट? नहीं, ये कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है। मैं पहले साल, दूसरे, तीसरे साल के अंदर अंदर अगर शिप ही बेच दूं, तो दूसरा शिप ले आऊं, तो मुझे ओवरऑल का ऑब्लिगेशन तीसरे पर चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि क्या देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल बाय सेलिंग द शिप, पक्का। तो इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाना, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट अकाउंटिंग बनानी पड़ेगी। कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे शिप मैंने 400 का खरीदा, 400 करोड़ का, जिसमें से 100 करोड़ का है, अभी तो वो चेक चुक होके ही आया, लेकिन हर 3 साल बाद वापस लगाने हैं। तो 300 करोड़ को तो क्या करूंगा मैं, शिप की लाइफ मान लो 10 साल है, तो 10 सालों में राइट ऑफ करूंगा। और 100 करोड़ किस पे डाल दिया मैंने, ओवरऑल पे। तो जब स्टार्टिंग में आया था तो वो तो ओवरऑल चेक होके आया, लेकिन इस 100 करोड़ को क्या कर दूंगा, 3 सालों में राइट ऑफ करूंगा। ये एक कंपोनेंट है जिसकी लाइफ क्या है, 3 साल। और दूसरा कंपोनेंट क्या है, 300 करोड़, जो जिसकी लाइफ कितनी है, 10 साल। समझ गए, पीपी में करते थे ना कंपोनेंट अकाउंटिंग। तो इसने बोला प्रोविजन विजन तो नहीं चला बनाना, लेकिन क्या है, company should adopt the component approach for accounting for reverse refurbishment cost, पक्का। एक्स केमिकल लिमिटेड ऑपरेट कर रही है रिवर के पास, ठीक है, और कम्युनिटी है, उन्होंने क्लेम किया कि इसके ऑपरेशन ने क्या किया, वाटर खराब कर दिया, कंटेमिनेशन मतलब खराब कर दिया। और नोटिस मिला गवर्नमेंट एजेंसी से कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और पोल्यूशन किया भी है इस एंटिटी ने, यानी। और अगर क्या है, कंटेमिनेशन किया है तो पेनल्टीज और फाइन्स लगेगी। एक्स केमिकल को क्या भरोसा है कि उसने सारे इन्वायरमेंटल सेफ्टी मेजर्स यूज किए और कोई पोल्यूशन नहीं किया, लेकिन मैनेजमेंट इतना भी श्योर नहीं है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट 20 साल में भी सही थी। मैं इस समय समर चला रहा हूँ, 20 साल पहले कौन चला रहा था मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कंटेमिनेट किया या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। मैं जब से चला रहा हूँ पिछले 5-7 सालों से, तो मैं श्योर हूँ कि मेरे सारे सेफ्टी मेजर्स हैं। लेकिन पुराना मुझे ये भी नहीं पता कि लगेगा, मतलब हमने खराब किया था, लेकिन ये भी नहीं पता कि हमने खराब नहीं किया था। तो पुराने मैनेजमेंट का मुझे क्या पता। तो ना तो मैनेजमेंट को पता है, ना ही एक्सपर्ट्स को पता है कि क्या है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले कुछ नहीं पता। तो बताओ, मोर देन 50% चांस है या पता ही नहीं है? मोर देन 50 मतलब आप श्योर हो जाओ कि आपको देने पड़ेंगे, मतलब ज्यादा चांस हो जाओ देने पड़ेंगे। यहाँ ज्यादा चांस तो नहीं हुए देने के। तो ये क्या है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। ज्यादा चांस थोड़ी हो गए देने के, अभी तो लग ही रहा है कि नहीं देने, पास्ट का हमें नहीं पता। तो हम नहीं पता का मतलब ये थोड़ी है कि देना ही पड़ेगा, पता नहीं। तो ये क्या है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। अब बच्चों एक छोटा सा पार्ट और बनेगा इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। बाय बाय, लव यू सो मच।